Hello, my dear students. This is the second part of MCQs which I were asked in the first professional university examination of physiology. फर्स्ट पार्ट हम अब पहले बता चुके हैं आप लोगों को, तो ये सेकंड पार्ट है और ये पूछा गया था फिजियोलॉजी के पेपर 1 में इन दिसंबर 2024 यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। First question was asked, jumping of depolarization from node to node is known as antidromic conduction, ऑर्थोडोमिक कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, क्रोनेक्सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, दैट इज साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन, लेकिन ये क्या है आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। साल्टेटरी कंडक्शन नर्व सेल बॉडी है, ये एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल है, डेंड्राइट्स है। तो ये माइलिन शीथ है। इसमें अगर ये नॉन माइलिन शीथ होती तो कंटिन्यूअस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता, लेकिन माइलिन शीट्स के बीच बीच में जहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर है विच इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, या माइलिन शीथ नहीं है, तो यहाँ पर इंपल्स जंप करते हुए नोड से नोड तक जंप करती हुई चलती है और उससे कंडक्शन बहुत रैपिड हो जाता है, दैट इज नोन एज द साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी मीन्स लीपिंग इन लैटिन, reflecting jumping motion of the impulse along myelinated axon. It refers to the rapid transmission of nerve impulses along a myelinated nerve fiber, where the nerve impulse or action potential jumps from one node of Ranvier to the next, skipping the myelinated portion in between and effectively speeding up the conduction of nerve impulse. The correct option is this one, saltatory conduction. लेकिन और क्या चीज, आर्थोटोमिक कंडक्शन किसे कहते हैं? ये नर्व सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जब इंपल्स कंडक्शन करती है नेचुरली, नॉर्मली फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड, दैट इज आर्थोट्रोमिक। यहाँ पर ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट इज द प्रोपगेशन ऑफ ए नर्व इंपल्स अलोंग एन एक्सॉन नॉर्मली एंड नेचुरली, that is in normal physiological direction, traveling along a nerve fiber that is away from the cell body or soma, also called, and towards the axon terminal. This is a natural pathway of signal transmission and towards the axon terminal, that is the forward transmission of nerve impulse through a nerve, that is orthodromic conduction. इसका जस्ट रिवर्स होता है एंटीड्रोमिक कंडक्शन, यानी उल्टा, डिस्टल एंड से प्रॉक्सिमल एंड की तरफ अगर चलने लगे। It is the propagation of a nerve impulse along an axon backward, that is in opposite direction of its normal physiological pathway. That means towards the cell body or soma. This is not a naturally occurring phenomenon and is primarily observed in laboratory experiments where a nerve is deliberately stimulated at distal point, जैसे यहाँ पे ये स्टिमुलेट किया जा रहा है, at a distal point to study the effect of propagation of the signal in reverse direction. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, स्टिमुलेटिंग द इलेक्ट्रोड सुप्रामैक्सिमली ओवर द डिस्टल सेंसिटिव ब्रांचेस ऑफ नर्व एंड रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोड यहाँ पर, और मोर प्रॉक्सिमल पॉइंट ऑफ नर्व ट्रंक, द नर्व विल कंडक्ट इंपल्स एंटीड्रोमिकली फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड, दैट इज एंटीड्रोमिक। एक है क्रोनेक्सी पूछा गया है, तो क्रोनेक्सी क्या है? रियोबेस, यूटिलाइजेशन टाइम, क्रोनेक्सी। तीन पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट है और ये ड्यूरेशन है। तो रियोबेस क्या है? रियोबेस टू एक्साइट ए टिश्यू द लोएस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट रिक्वायर्ड इज नॉन द रियोबेस। यहाँ पर स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं, जो लोएस्ट जहां पर ये एक्साइटमेंट हो जाए, रेस्पॉन्स आ जाए, दैट इज रियोबेस। ये रियोबेस ये मिनिमम करंट है, और ये जो टाइम, कितने टाइम में ये एक्साइट करता है, दैट इज नॉट द यूटिलाइजेशन टाइम। ये यूटिलाइजेशन टाइम द मिनिमम टाइम फॉर विच द रियोबेसिक करंट इज अप्लाइड to get a response, that is to elicit an action potential, is termed as utilization time. तो मिनिमम करंट रियोबेस और दैट मिनिमम टाइम रियोबेसिक करंट का वो यूटिलाइजेशन टाइम है। लेकिन इसका हम डबल स्ट्रेंथ कर दें रियोबेस की यहाँ तक, तो टाइम कम हो जाएगा, दैट इज क्रोनेक्सी, आधा टाइम रह जाएगा। क्रोनेक्सी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए स्टिमुलस ऑफ डबल द रियोबेसिक करंट टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल इज क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी की इंपॉर्टेंस क्या है? क्रोनेक्सी गिव्स द आइडिया ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ टिश्यू टू विच इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, यानी अगर क्रोनेक्सी की कम है, वो ज्यादा एक्साइटेबल टिश्यूज है, द नर्व हैज लेसर क्रोनेक्सी देन द मसल, तो नर्व इज मोर एक्साइटेबल देन द मसल। और मसल में भी स्केलेटल मसल हैव द लेसर क्रोनेक्सी देन द विज़रल मसल्स। सिमिलरली नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व्स हैव लेसर क्रोनेक्सी देन द नॉन माइलिनेटेड। तो ये एक्साइटेबिलिटी बताती है
chronic C. नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व फाइबर विद मैक्सिमम डायमीटर ए अल्फा, ए बीटा, बी एंड सी। तो ये भी आंसर आसान है होगा क्वेश्चन, क्योंकि आंसर क्या है, ए अल्फा। लेकिन आपको इसके सबके बारे में मालूम चाहिए, सिर्फ डायमीटर नहीं, बहुत कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ये ए, बी और सी तीन टाइप के फाइबर्स हो गए। ए के सब टाइप से, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। ऊपर से इधर डायमीटर कम होता चला जा रहा है। ए अल्फा 12 to 20 माइक्रोमीटर, ए बीटा 5 to 12, ए गामा 3 to 6, ए डेल्टा 2 to 5, बी लेस देन 3। उसके बाद आता है ये सी सिंपेथेटिक 0.7 to 0.3 एंड देन डोर्सल हॉर्न्स 0.5 to 2। इसी तरह से कंडक्शन वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा डायमीटर है तो कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज्यादा धीरे धीरे कम होती जाती है। अल्फा में 70 to 120 मीटर्स पर सेकेंड, ए बीटा 30 to 70 मीटर पर सेकेंड, ए गामा इज 15-30, ए डेल्टा 12 to 30, बी में 3 to 15, सी में सिंपेथेटिक 0.7 to 2.3 एंड डोर्सल हॉर्न्स में 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं, एग्जामिनर फाइबर्स। तो ए अल्फा जो इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उसके एग्जाम्पल क्या है, सोमेटिक मोटर नर्व्स नंबर 1। सेंसरी में प्रोप्रोसेप्टिव सेंसरी नर्व्स। ए बीटा सेंसरी नर्व्स फॉर द टच, ए गामा मोटर नर्व्स टू द इंट्राफ्यूजल मसल्स ऑफ स्पिंडल। यहाँ पे एक्स्ट्राफ्यूजल है, ये इंट्राफ्यूजल है। ए डेल्टा सेंसरी फाइबर्स फॉर पेन एंड टेम्परेचर, ये फिजियोलॉजी ऑफ पेन में पढ़ चुके हैं हम लोग। ए डेल्टा और सी दो तरह के फाइबर्स होते हैं पेन में, ए डेल्टा फास्ट पेन के लिए और सी स्लो पेन के लिए। बी फाइबर्स मोटर ऑटोनोमिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। सी में सिंपैथेटिक जो है मोटर सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और डोर्सल हॉर्न्स सेंसरी नर्व्स फॉर द पेन। तो ए डेल्टा और सी ये पेन के लिए। तो पूरा एडलेंगर गैसर क्लासिफिकेशन भी हो गया, सब टाइप डायमीटर भी हो गए और कंडक्शन वेलोसिटी भी एग्जांपल्स हो गए। कुछ भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोनिन सी बाइंड्स टू कैल्शियम रिलीज फ्रॉम ब्लड सार्कोलिमा। ये तो नहीं हो सकते, ब्लड भी और सार्कोलिमा मेम्ब्रेन है। टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो आंसर क्या है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ट्रोपोनिन सी बाइंड्स टू कैल्शियम। कैल्शियम कहां से रिलीज हो रहा है, आंसर इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नर्व फाइबर है, सॉरी मसल फाइबर है। यहाँ पे स्केलेटल मसल फाइबर में आई बैंड, ए बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड और ये जेड लाइन, एच जोन, ये और ये ट्रायड है। ये आपके टी ट्यूब्यूल्स हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, और ये एल ट्यूब्यूल्स या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहीं से कैल्शियम निकलता है और यहाँ पर आके ट्रोपोनिन से अटैच होता है। उसके बाद में ट्रोपोमाइसिन में चेंजेस आते हैं, फिर एक्टिन और माइसिन जो है आपस में अटैच होते हैं, मसल कंट्रैक्ट करती है और बाद में कैल्शियम जो है वापस चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थ्रू कैल्शियम पंप। तो ये आंसर इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then question 4, sodium enters the cardiac muscle in which phase? Repolation, depuration, relaxation phase, relative refractive period. आंसर क्या है, आप लोग सोचिए, हम आंसर बताने जा रहे हैं। आंसर इज डिपोलेशन। चाहे स्केलेटल मसल हो चाहे कार्डिक मसल हो, सोडियम की एंट्री डिपोलेशन फेज में ही होती है। ये देखिए, ये एक कार्डिक मसल का एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे डिपोलेशन फेज है, जीरो फेज। यहाँ पे सोडियम की एंट्री और कैल्शियम की एंट्री दोनों की हो रही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर ये फेज 1 है जहां पर सोडियम चैनल्स क्लोज होती हैं, पोटेशियम की एग्जिट शुरू होती है। अब पोटेशियम की एग्जिट भी हो रही है और कैल्शियम की एंट्री भी हो रही है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो फेज 2 एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, प्लेट्यू। फिर फेज 3 रैपिड रिपोलेशन है जहां पे कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाती है, खाली सोडियम की एग्जिट, पोटेशियम की एग्जिट हो रही है। देन फेज 4 जहां पे सोडियम पोटेशियम होकर हो रहा है। तो ये सोडियम की एंट्री डिपोलेशन वेव में है। दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विच ऑफ द सिंगल मोटर यूनिट इज कॉल्ड ट्रेमर और माइक्रोनिक जर्क और फेसिकुलेशन और कोरिया। क्या आंसर है, सोचें। आंसर इज फेसिकुलेशन। ये मगर ये सब क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट कम तो ट्रेमर्स, जैसे पार्किंसन डिजीज में ट्रेमर्स भी है, हाथों में पैरों में ट्रेमर्स हैं, बैक रिजिडिटी भी है, मास्क फेस भी होता है, शॉर्ट शफलिंग गेट भी होती है। तो ट्रेमर्स दैट आर इनवॉलेंट्री रिदमिक शेकिंग आर ट्रेम्बलिंग मूवमेंट्स इन वन और मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मोस्ट कॉमनली इन द हैंड्स ड्यू टू वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक पार्किंसन डिसीज। इसमें रेस्टिंग कंडीशन में ट्रेमर है, स्टेटिंग ट्रेमर्स भी कहलाते हैं।
लेकिन जब आदमी काम करता है तो ट्रेमर्स कम हो जाते हैं, कभी कभी एब्सेंट भी हो जाते हैं, तो रेस्टिंग ट्रेमर्स। कभी ट्रेमर्स अगर ज्यादा बढ़ जाए तो पिन रोलिंग ट्रेमर्स, जैसे पिन को रोल कर रहे हैं, और ज्यादा बढ़ जाए जैसे ड्रम बीटिंग अपीयरेंस होती है, ड्रम बीटिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं। और सेरेब्रल सिंड्रोम में उसका उल्टा होता है, रेस्टिंग ट्रेमर नहीं होते रेस्ट कंडीशन में, बल्कि इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं। रेस्टिंग कंडीशन ट्रेमर नहीं है, और जब पर्सन काम करना शुरू करता है या इंटेंशन उसका होता है काम करने का, ट्रेमर्स डेवलप हो जाते हैं। ये ट्रेमर्स हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होते हैं। हाथों को आप स्ट्रेच कराइए, देखिए ट्रेमर्स हो जाएंगे, फाइन ट्रेमर्स। नर्वसनेस में भी ट्रेमर्स होते हैं। सब मेडिकेशन में आज डेवलप ट्रेमर्स। रात भर अगर पर्सन जागा हुआ है तब भी ट्रेमर्स डेवलप हो जाएंगे। समटाइम हेरिडिटरी भी होते हैं ट्रेमर्स। ये एक ट्रेमर्स हो गया। सेकंड मायोक्लोनिक जर्क्स ऑप्शन था सीजर। ये क्या है? ये एक टाइप का एपिलेप्सी है। इसलिए इस टाइप ऑफ एपिलेप्सी ग्रैंड मेल एपिलेप्सी है, पेटिट मेल एपिलेप्सी, और एक टाइप का मायोक्लोनिक एपिलेप्सी और फोकल एपिलेप्सी, कई तरह की जैक्सोनियस एपिलेप्सी। तो मायोक्लोनिक सीजर इज अ टाइप ऑफ एपिलेप्सी व्हेन देयर इज अ सडन ब्रीफ एंड इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल। इट कैन फील लाइक ए शॉक और जॉल्ट, जैसे एक झटका लगता है, ऐसा फील होता है पर्सन को। इट कैन अकर इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑल ओवर। पर्सन रिमेन्स कॉन्शियस, जैसे ग्रैंड मेल में तो अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्शियस रहता है ड्यूरिंग मायोक्लोनिक जर्क। Sometimes these jerks occur during sleep and can cause the person to jump and wake up suddenly. सोते सोते एकदम से आंख खुली और उसने जंप किया बेड से। देन दीज आर नॉट द हिप्निक जर्क्स। तो ये माइक्रोनिक जर्क्स के बारे में हो गया। ये पूछा गया था फेसिकुलेशन और ट्विच। तो फेसिकुलेशन ट्विच इट इज ए ब्रीफ स्पॉन्टेनियस विजिबल इनवॉलंटरी ट्विचिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. It does not cause hurt or can last for several seconds or minutes and even hours. These may be annoying or distracting but can't cause harm. कैसे होते हैं ये ट्विच? ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए मसल ट्विच एपियर हो गया। दिस इज नॉट द फेसिकुलेशन। ये सेकंड वीडियो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये मसल ट्विच शोल्डर में, यहाँ पे लेग में है, नी जॉइंट से नीचे। तो ये मसल ट्विच किस टाइप के ट्विचेस होते हैं कभी भी। कोरिया, Chorea is a neurological disorder causing brief, involuntary, unpredictable, abrupt, irregular, non-repetitive and rapid dancing like movements. बिल्कुल डांस लाइक मूवमेंट्स होते हैं जी। ये एक पोस्चर है, डांस लाइक मूवमेंट्स। एंड अनकंट्रोलेबल, इट कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफन इन्वॉल्विंग द हैंड्स, फीट एंड फेस। कॉजेस क्या? बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर, जिसमें बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर में पार्किंसोनिज्म है एक अलग डिसऑर्डर, और ये कोरिया एक अलग तरह का डिसऑर्डर। ये बेसल गैंग्लिया में कोरिया हो सकता है। ड्रेमेटिक फीवर में हो सकता है, दैट इज नोन एज सडन हेम्स कोरिया। जेनेटिक कंडीशन में भी हो सकती है, दैट इज नोन एज हंटिंगटन्स कोरिया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जॉगरन सिंड्रोम में भी हो सकता है। समटाइम इट में अकर इन द ओल्ड एज, दैट इज नोन एज सिनाइल कोरिया। तो ये कोरिया के बारे में हो गया, शॉर्ट नोट्स आता है कभी कभी। कोरिया इज अ मेडिकल कंडीशन, टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछा गया था टाइप ऑफ शॉक सीन आफ्टर मायोकार्डियल इंफेक्शन इज हाइपोवोलेमिक सेप्टिसिमिक एनाफाइलेक्टिक और कार्डियोजेनिक। नाम से आपको पता चला है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन अगर है तो हार्ट से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होना चाहिए? कार्डियोजेनिक होना चाहिए। लेकिन ये सारे शॉक जो टाइप्स ऑफ शॉक हैं, इनके काजेज भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर इज कार्डियोजेनिक शॉक। तो हाइपोवोल्यूम शॉक पहला ऑप्शन है। हाइपोवोल्यूम यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, लॉस। किस कंडीशन में? हेमरेजिक। अगर ब्लड ही कम हो जाए, जैसे एक्सीडेंटल हेमरेज, कैपिलरी हेमरेज, इंटरनल हेमरेज जो है, या पोस्ट पार्टम आफ्टर डिलीवरी हेमरेज हो गया, ये हेमरेजिक शॉक, ब्लड का लॉस हो गया। सर्जिकल शॉक ड्यूरिंग आफ्टर सर्जरी ब्लड का लॉस हो सकता है समटाइम्स। बर्न शॉक, इसमें पूरा ब्लड का लॉस नहीं हो रहा, लेकिन प्लाज्मा का लॉस होता है, तो ब्लड वॉल्यूम का लॉस हो रहा है। डिहाइड्रेशन शॉक में ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, जैसे सीवियर वॉमिटिंग्स हैं या सीवियर डायरिया है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, माइंस में काम करने वाले लोग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन शॉक में जा सकते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है, शॉक में जा सकता है।
एंड एक्सेसिव यूज ऑफ डाययूरेटिक्स, मेडिसिन अगर ले रहे हैं तब भी हो सकता है। तो चाहे वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस है, प्लाज्मा का या ब्लड का, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सेकंड था सेप्टिसीमिक, नाम से पता लगा सेप्टिसीमिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर टॉक्सिन्स इन द ब्लड आर टिश्यूज सच एज इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब, बार बार अगर एबॉर्शन किया जा रहा है आफ्टर एबॉर्शन बाय इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम या स्किन इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफिलोकोकाई, और ये ब्लड में चला गया, स्प्रेडिंग टू ब्लड आर टिश्यूज, देन देयर may cause सेप्टिसीमिया एंड शॉक हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, बहुत सीवियर एलर्जी हो तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में हो सकती है ड्यू टू एक्सेग्रेटेड एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्नेक बाइट, इंसेक्ट बाइट समटाइम्स, बाय ड्रग एलर्जी जैसे इंजेक्शन पेनिसिलिन उसको टेस्ट करके इसलिए लगाते हैं, एटीएस को टेस्ट करके लगाते हैं, एंटी टिटनस सीरम, क्योंकि इसमें एनाफाइलेक्सिस के चांसेस रहते हैं। सम फूड एलर्जी भी हो सकती है, सम टाइप्स ऑफ फूड्स, सम टाइप्स ऑफ फूड्स। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें भी एनाफाइलेक्सिस एलर्जी हो सकती है और एनाफाइलेक्टिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। और चौथा है कार्डियोजेनिक शॉक, यानी हार्ट से रिलेटेड है, जो कुछ पूछा गया था जिसका ऑप्शन है आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है ड्यू टू डिप्रेस्ड एक्टिविटी ऑफ मायोकार्डियम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वेरियस एरिथमियाज ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो ये हमने कुछ आपको बताए हैं एमसीक्यूज, और बाकी एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। सो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि एमसीक्यूज के साथ साथ हम आपको और भी कुछ चीजें बता रहे हैं, खाली आंसर नहीं बल्कि जो ऑप्शन है उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।